ओम सर्वतंत्रस्वरूपाय सर्वतंत्रस्वरूपिणी सर्वाशाय समस्ताय शिवाय गुरुवे नमः। नमस्ते। कल से हम एलर्जी उसका कंसेप्ट्स, मॉडर्न कंसेप्ट्स और आयुर्वेद कंसेप्ट्स और उसको हम आयुर्वेद का नज़र से कैसे देखे जाएंगे, इसका बारे में चर्चा करते आ रहा था। मोस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स तकरीबन आंसर ऑलरेडी दे ही गया है, यही सारा कारण है, लेकिन सिर्फ एक कंक्लूशन के लिए एक ऑडियो बना रहा हूँ। एक तो एलर्जी, ये जो टर्म आज का समय में एक आम आदमी भी उसको इस्तेमाल कर लेते कि उसको इस चीज़ का एलर्जी है। इसका मतलब एलर्जी जो टर्म है वो इतना पॉपुलर है लोगों के बीच में। आयुर्वेद में एलर्जी नाम से एक चिकित्सा नहीं है और आयुर्वेद में उस तरफ से उसका कोई अध्याय भी नहीं है, कहीं पे भी वर्णन नहीं है। और आयुर्वेद बताते भी है, अष्टांग हृदय में हम कई बार बताते हैं, दोष दूष्याद सान संश्रय इत्यादि का ज्ञान एक वैद्य को है तो उनको बीमारी का नाम नहीं पता होते तो भी उसको वो इलाज कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट अलग अलग रिपोर्ट्स लेके आएंगे, एलर्जी के लिए बताएंगे, उस समय हमको भी उस चीज़ को इस तरह का एक बार अपडेट करना वो भी आज का समय में ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस का अकॉर्डिंग जो एलर्जी है वो इम्यूनिटी और एलर्जी, ये दोनों एक कॉइन का दो साइड्स है। ये जो एलर्जी टर्म है ये 1906 में 1906 में शायद वॉन परके जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये टर्म फर्स्ट टाइम लेके आया है। जो शरीर का जो धातु है, टिश्यूज़ है, ये धातु है, ये कुछ बाह्य द्रव्य फॉरेन बॉडी से संपर्क में रिपीटेडली जो संपर्क में होते समय जो प्रकट होते हुए असाधारण, विचित्र और उपद्रव देने वाली एक रिएक्शन है एलर्जी। अलग अलग तरह का रोगाणुज विष, केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स, वैक्सीन्स, फॉरेन सेरम, ये सारा हम फॉरेन बॉडी मान सकते हैं। और एलर्जी को एक अलग डेफिनेशन भी दिया गया है जो अल्टर्ड रिएक्टिविटी, ये भी या हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। ज़्यादातर उसको अल्टर्ड रिएक्टिविटी बताते हैं मॉडर्न साइंस में। रिसेंटली जो एलर्जी से जुड़े हुए जो ऑटो इम्यूनिटी, ये जो ऑटो इम्यूनिटी अलग अलग विकार का कारण हो जाते हैं और ये ऑटो इम्यूनिटी को जो विकार बनाने के लिए, उपद्रव देने के लिए एक बाह्य वस्तु का, एक फॉरेन सेरम का संपर्क का ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेशल कुछ सिचुएशंस में हमारा शरीर का कुछ सेल्स विकृत होके वो एक बाह्य द्रव्य जैसा, एक फॉरेन बॉडी जैसा खुद एक्ट करके शरीर में अलग अलग विकार को जन्म करते हैं और इसको हम ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। और ये सेम प्रॉब्लम कुछ हमारा ऑर्गन्स या अलग अलग ये ट्रांसप्लांटेशन समय में जो होते हैं उसको ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी बोलते हैं। ये भी एलर्जी के साथ जुड़े हुए एक स्टडीज़ है, एक एलर्जी एंड ऑटो इम्यूनिटी। इसका जो एक विलियम बॉयड का एक पैथोलॉजी 8th एडिशन का एक बुक है, उसमें आपको इसका काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगा। इम्यूनिटी मतलब हमारा अणु और कृमि वगैरह से, विष से, इस तरह का अटैक से शरीर को बचने के लिए, स्व रक्षा के लिए शरीर खुद करने के डिफेंडिव सिस्टम है, एक डिफेंड करने वाले एक सिस्टम हम इम्यूनिटी को बोल सकते हैं। जैसा उसमें बोलते हैं, इम्यूनिटी इज़ कंसिडर्ड टू बी द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस और टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये जो विलियम बॉयड का जो पैथोलॉजी 8th एडिशन का एक डेफिनेशन है।
कुछ समय के बाद फिर उसका थोड़ा सा ये पता है कि जो ऑटो इम्यूनिटी हैज़ बीन ग्रेटली एक्सपैंडेड। जो बर्नट जो साइंटिस्ट है बर्नट नाम से, ये हमने पहले जो बोला था वो विलियम बॉयड का है। बर्नट नाम जो है वो उसको इम्यूनिटी को उन्होंने बताया गया है कि जो कंजेनिटल डिसीज़ या उस तरह का जो एक्सपीरियंस, जो हमारा सेल्स को जो एक्सपीरियंस है उसको डिप्लोमेटिकली फेस करने के लायक जो शरीर का जो सिस्टम है उसको हम इम्यूनिटी बोल सकते हैं। ऐसा प्रोसेस बाय विच द बॉडी लर्न्स बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट इन्फेक्शन टू डील मोर एफिशिएंटली विद द सबसीक्वेंट वंस। ये एक लेटेस्ट फिर ऑटो इम्यूनिटी का डेफिनेशन चेंज हुआ है। इस तरह का जो दो साइड है, एक कॉइन का दो साइड है, एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी। ये दोनों में एक ही चीज़ बेसिकली होते हैं, मीन्स एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन। तो फिर ये एलर्जी और इम्यूनिटी का क्या डिफरेंस होते हैं? डिफरेंस ये है अगर एलर्जी के साथ अगर एक एंटीबॉडी या ये एंटीबॉडी या एंटीजन का जो एक डिफरेंस ये है, जो शरीर को जो दोष देने वाला, हानि देने वाला या उपद्रव देने वाला कोई भी जो है वो एक एलर्जी में, अगर कोई एक एलर्जी का अंदर कोई एंटीबॉडी एंटीबॉडी और एंटीजन का जो आपस का जो प्रवर्तन है, जो एक्शन है, वो शरीर में इस तरह का शरीर का हार्मफुल रहेंगे या कभी कभी शरीर को उपद्रव देंगे या कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन इम्यूनिटी के साथ अगर एंटीबॉडी और एंटीजन साथ एक्ट करेंगे तो वहाँ पे शरीर का कोई उपद्रव नहीं देते बल्कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये है मेनली डिफरेंट। ये जो एंटीबॉडी मतलब जो हमारा एंटीजन्स शरीर का अंदर आते हैं तो उस समय क्या है कि एक प्रतिवस्तु, एक एंटीबॉडी शरीर में उत्पादन हो जाते हैं। ये एक तरह के एक प्रोटीन बोल सकते हैं। ये एक हमारा सरम में उसको दिखते हैं और इस तरह का जो हो रहा हुआ जो एंटीबॉडी है वो उसका जो उत्पन्न का कारण हुआ जो एंटीजन को के साथ रिएक्ट करने के लिए उसको शक्ति होंगी। और वो एंटीबॉडी दो तरह का बताते हैं, हार्मोनल एंटीबॉडी एंड सेलुलर एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। और इसको फिर उसके ये जो हार्मोनल एंटीबॉडी में जो हमारा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह उसमें आते हैं। मैं मॉडर्न साइंस का हम बहुत ज़्यादा करके फिर हमको आयुर्वेद में ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये हम इसके लिए हमको काफ़ी टाइम चाहिए। तो इसलिए एलर्जी का जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है मॉडर्न साइंस का मुताबिक, एक तो बाय बर्थ जेनेटिकली बताते हैं, दूसरा जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बताते हैं। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मतलब एक तो जो एलर्जेंस, जिस चीज़ से हमको जो एलर्जी होते हैं वो, दूसरा एंटीजेंस हमने जो बताया था, और इन्फेक्शंस के कारण साइकिक फैक्टर्स बताते हैं। और कभी हवा और जो फिज़िकल एजेंट्स होते हैं जैसा हवा या गर्मी, सनलाइट, एक्सरसाइज, इस तरह का चीज़ें भी कभी कभी एलर्जी को क्रिएट करते हैं। तो उसमें जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस मतलब जो द्रव्य जो जिस कारण से एलर्जी होते हैं, वो एक तो होते हैं इनहेलेंस। इनहेलेंस मतलब जो डस्ट, छोटी छोटी कुछ जीवी, कीड़ा, पैरासाइट्स और जो जानवर वगैरह जो होने के बाद वहाँ पे जो उसका जो होने वजह उसका जो वेस्ट है, इस तरह का अलग अलग चीज़ें, प्रदिश्याय, क्षव, तमग श्वास, इस तरह का कुछ ये सब इसका एक एग्जाम्पल्स है इनहेलेंस एलर्जेंस का।
और इंजेस्टेंस मतलब हमारे जो भक्ष्य जो हम खाने वाला है उसका आहार और केमिकल्स मेडिसिन्स का कारण जो होने वाला जो विकार, ये सारा कि जो शीत पित्त ये सर्वांग शोफ इस तरह का, और जो हमारा लंग्स पे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स या प्राणवायु से जो दूषित हुए प्रॉब्लम भी इसमें दोनों में आ जाते हैं। और कॉन्टैक्टेंट्स जो हम संपर्कजन्य त्वक विकार जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इस तरह का चीज़ें वगैरह इसमें आते हैं। कुछ कलर केमिकल्स मेडिसिन्स कुछ टाइप का प्लांट्स इस तरह की चीज़ें वगैरह। और इंजेक्शंस मतलब जो इंजेक्ट करते हो समय होने तो जैसे पेनिसिलिन या अलग अलग तरह के एंटी सेरम या जो हनी बी जैसे काटते समय इस तरह अलग अलग। और इन्फेक्शंस में पैरानासल साइनस वगैरह इसमें आते हैं। SLE सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस ये एक वायरस के कारण आते हैं। वो थोड़ा सा वाद रक्त की जैसा एक कंडीशन आते हैं उसमें। और साइकिक फैक्टर्स में भी कभी कभी होते हैं। उष्ण शीत सूर्य प्रकाश इस तरह का अलग अलग कारण के भी प्रतिशय रक्त मूत्रता मतलब जो कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया इस तरह का प्रॉब्लम्स भी आते हैं। एक्सरसाइज के कारण भी आते हैं। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस के लिए हिस्ट्री स्टार्टिंग से लेके हिस्ट्री और एलर्जन क्या है वो देखना, और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह चाहिए तो वो इम्यूनोग्लोबिन का वगैरह टेस्ट वगैरह, ये ल्यूकोसाइट्स का वगैरह इम्यूनिटी से जुड़े हुए वो, तमघ श्वास में पल्मोनरी फंक्शन का टेस्ट करना, और इम्यूनिटी को देखने वाले अलग अलग क्लिनिको इम्यूनोलॉजिकल एंड लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करना, ये सब है जो इसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अभी हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो अलग जब मॉडर्न का बोलते हैं हम बोलते रहेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से हम देखेंगे तो हमको डायरेक्टली हमको आयुर्वेद में हम एलर्जी के साथ में बात करते समय एक ही शब्द मन में पहली बार आते हुए सात्म्य असात्म्य, क्योंकि सहात्मना भूतम सात्म्यम आत्मना सहाय भूतम अनुकूलम सुखा वह मित्यर्थः। ये आयुर्वेद रसायनीगम नाम से एक टेक्स्ट है, उसका एक है। मतलब जो अपने से जो मेल्ट हो, अपने से जो साथ होने वाला और हमको जो सुख देने वाला सारा सात्म्य होते हैं। वो चरक जी ने भी बताया सात्म्यम नाम तद यदात्मन्युपश्यते सात्म्यार्थोत्युपश यार्थः स त्रिविधम। उसके बाद क्या था वो श्लोक याद नहीं आ रहे, तो वो चरक संहिता ने जो उसमें बताया था इस तरह का एक श्लोक, तो सात्म्य के वहाँ पे भी उन्होंने बताया था। अष्टांग संग्रह में भी बताया था इस तरह का जो स्वभाव है ना, जो हित होते हैं या हित होते हैं जो द्रव्य है या शरीर को जो बेसिकली जो हित देने वाला प्रदान देने वाला सारे सात्मी है चरक जी का अनुसार। और सात्मी को जैसा नॉर्मली मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम नॉर्मली बाकी इसमें वगैरह बताते हैं। हमारा कम से कम एक 3 पीढ़ियाँ क्या ले रहे थे वो भी हमारे लिए सात्मी होते हैं। और चरक में वगैरह एक और श्लोक भी वगैरह बताते हैं। प्रकृति वहिदमानाम् आहार विकाराणां प्राधान्यतो द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति। द्रव्य का जो उपयोग से जो लाभ मिलने वाला जो सुख है वो भी इस तरह का सात्म्य होते हैं। उपशयदे यदौचित्याद दोष सात्म्यम तदुच्यते, ये भी चरक में बताया है। दूसरा जो अभी बताया हुआ जो सात्म्य होते हैं वो सात्म्य मतलब जो द्रव्य हम उसको हित वगैरह देखने से ज़्यादा द्रव्य का उपयोग के कारण जो उसको सुख फल देने वाला सिर्फ ये कंसिडर करके जो देते उसको हम ना सात्म्य बोल सकते हैं। जो दोषादि सापेक्षम तत्र देशादि विपरीत गुणोपाधि यदाह कारणादि, ये जो हम अष्टांग हृदय में मिलते हैं हमको ये श्लोक है।
मतलब वहाँ पे क्या है, हम विपरीत गुण द्रव्योपयोगों को सात्म्य होते और समान गुण द्रव्योपयोग उसमें वहाँ पे असात्म्य हो जाता है चिकित्सा के समय में। और ये दोनों को लिए हमने अकृत्रिम सात्म्य या स्वाभाविक सात्म्य बोल सकते हैं। और एक और सात्म्य का बातें बताते हैं, वो स्वभाव है नॉर्मली जो आहिद द्रव्य और जो है अहिद जो द्रव्य का स्थिर और रेगुलर रूटीन में जो हमने लेते हुए जो आते समय वो भी सात्म्य हो जाते। जैसे अहिदान्यची चान्य शामभ्यास दुवदशेद अष्टांग संग्रह में बताया गया है। जैसा उसको हमने तत्र यदाभ्यासेन क्रियते तद कृत्रिमम, इस तरह का भी अलग अलग आपको उसमें मिल जाएगा। तो सात्म्य जो अकृत्रिम और कृत्रिम या निरुपाधिकम और स्वाभाविकम, इस तरह का अलग अलग सात्म्य हम पढ़ा है। जो अपत्य और सात्म्य आहार या कोई भी वस्तु लेते हुए समय भी कभी कभी असात्म्य हो जाते हैं। जैसा एक स्मोकर सिगरेट रेगुलर वो लेते हैं, उनको वो सात्म्य हो गया, लेकिन फिर भी उनको कभी कभी उनको ट्रिगर टाइप या उनको कभी कभी लिप्स में इचिंग, इस तरह का एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी कभी कभी होते हैं। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन वो सिगरेट वो पीना छोड़ते समय सही भी हो जाता है। तो वहाँ पे सात्म्य अपत्य होते समय भी कभी कभी वो असात्म्य हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ कैंसर डिसीज़ में स्टार्टिंग में जो उनको जो एक अल्कोहलिक पेशेंट के लिए एक अल्कोहल वगैरह लेते समय भी उनको कभी कभी शिरस्ताप वगैरह भी होते हैं, और अल्कोहल छोड़ते समय वो सही भी हो जाते हैं। इसलिए और एक रेगुलर सिस्टम में जो एक रेगुलर रिदम में जो चलते हुए जो हमारे जो धातुओं को एकदम से या सिस्टमैटिकली कुछ कुछ चेंजेस द्रव्य को ये सात्म्य असात्म्य विकार का कारण पैदा कर सकते हैं। इसलिए बताते हैं अपत्यमपि ही त्यक्तम शीलिदम पत्यमेव वा सात्म्य असात्म्य विकाराय जायते सहसान्यथा। पत्य अपत्य का सेवन करते समय भी, उसको छोड़ते समय भी उसको एकदम से करना नहीं है, धीरे धीरे करना है। ये हमारे धातुओं में जो उसका जो एकदम से एक चेंजेस ना आने के लिए आयुर्वेद ऐसा बताते हैं। और भी यहाँ पे ऐसा अलग अलग, जैसे आप हम एक ऑलरेडी शील है, ऑलरेडी हैबिट है, वो एक हमने एक अपत्य सेवन, एक जो शरीर को जो हार्मफुल चीज़, लेकिन हमको वो हम लेते हुए हमको हैबिट होने का वो साथ में होगा। जो ऐसा का जो अपत्य को जो हमने ऑलरेडी सेवन करके वो जो हमको जो एक शील हुआ है, उसको हम एकदम से उसको हमने छोड़ते समय जो विकार या एक रिएक्शन शरीर करते हैं, इवन वो अपत्य है फिर भी हम उसको एकदम से छोड़ते समय एक विकार शरीर प्रोड्यूस करते हैं, उसको साथ में विकार बोलते हैं। इस तरह का जो पत्य सेवन करते करते जो विकार होते हैं, पत्य सेवन करते एकदम से उसको बंद करते समय उसको असात्म्य विकार बताते हैं। और इसमें जो पहले जो बताया वो जो अपत्यम जो है वो सात्म्य है, और दूसरा जो बताया जो पत्यम है वो जो असात्म्य जैसा बन जाता है, शरीर में उल्टा हो जाते हैं ये, इसलिए ये इस तरह का विकार वगैरह बनाते हैं। सहसा क्रम मीमनलोच्य अन्यथा उक्त विद्यति क्रमेण अपत्यमदि त्यक्तं सात्म्य विकाराय जायते पथ्यमेव वो सहसा शीलिदमसात्म्य विकाराय जायते सात्म्याभ्यां विकारः सात्म्य विकारः। ये अरुण दत्तन बताते हैं। तो कुल मिला के पत्य हो या अपत्य हो,
वो शरीर धातु को के हिसाब से उसको कुछ अवस्था विशेष में अगर वो उनके लिए एक स्ट्रेंज लगते हैं तो वो विकार या एलर्जी बना सकते हैं, नहीं तो वो एलर्जी बनाने का चांस कम है। अष्टांग संग्रह में भी इसके बारे में सूत्रस्थान में अच्छे से बताया है। जो अलग अलग दूष्य आदि के कारण दोष कोब को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जो प्रतिविघ्नन्ति, तो उस समय जो दोष है उसको अपत्य शील को एकदम से वो उसको शरीर में असर नहीं करेंगे, और हर आपत्ति हर समय में हर दोष को कोपित करने के लिए समर्थ नहीं होते, और हर आपत्ति हर दोष एक ही जैसा बल नहीं होते। उसमें जो व्याधिक क्षमता जो शक्ति है वो हर शरीर को भी एक जैसा नहीं होते, इसलिए किसी किसी का व्याधिक क्षमता का कमी के वजह से भी एक ही आपत्ति चीज़ तुल्य दोषादि का कारण वर्धन होके वृद्धि होके वो बहुत ज़्यादा उपद्रव कर भी सकते हैं। इस तरह का अलग अलग कारण से जो वर्धित हुआ जो दोष का ही जो अलग विरुद्ध गुण के कारण और शरीर बल के अकॉर्डिंग कभी वो विकार नहीं करते हुए उसका कुछ सिचुएशन मिलते समय छोटी सी एक कारण से भी इकट्ठे दोष कोप करके बहुत ज़्यादा विकार बना भी सकते हैं। इस तरह का जो अहितचर्य का जो शीलन करने वाला जो शरीर है उसमें एक एक सूक्ष्म जो चीज़ है, जो माइक्रो फैक्टर्स, वो सारा हर रोग मार्ग में आके धीरे धीरे प्राणायाम जो शिर हृदय वस्ती जैसा जगह पे घटना वैकृत करके वो आशुकारी या जो इस तरह का जो विकार को उत्पादन करके शरीर को नाश कर भी सकते हैं। लेकिन किसी को अहित या नित्य शीलन मतलब रोज़ उसको लेने से वो उपशय भी हो सकते हैं। इस तरह का जो उसको जो उपशय होते हैं उसके कारण नॉर्मली वो एक्सरसाइज व्यायामशील व्यायाम रोज़ करने वाले लोग हो या हवा धुआं इस तरह का रोज़ लेने वाले लोग हो, इस तरह का लोग भी उसमें आते हैं। कुल मिला के इस तरह का जो विकार का कारण जो गति विगति को जो नियंत्रण जो करते हैं वो दो फैक्टर है, एक दोष प्रकोप प्रतिविघ्नता, दूसरा व्याधि क्षमत्व। दोष प्रकोप प्रतिविघ्नता जो होने के लिए जो कुपित हुआ दोष को उसी का हित हुआ एक दूष्यादि भी उसमें समय के साथ होना चाहिए। अगर ये साथ में नहीं है, दूष्यादि के साथ वो उसका वो एक सिचुएशन नहीं है, तो ये जो विकारा जनक जो समर्थ हुआ नहीं है। और जो श्लेष्म प्रकृति है, कफ प्रकृति, मंदाग्नि है, अल्प बल है या स्वल्पस्वत है या स्निग्धादि सात्म्य जो इंसान है उसमें स्निग्ध गुरुवादि गुण के जो कोपित हुआ कफ वसंत ऋतु में जो होते हुए जो मेध दुष्टि, ये सब इसके एक कारण है। और इसके कारण इसके अलावा जो दोष प्रकोप प्रतिविघ्नतक जो है उसके लिए जो एक्सरसाइज अग्निबल स्निग्धा धनुत्व या एज बल, ये सबको इसमें फैक्टर होते हैं। हमने अग्निमांद्य का बताया, जो अग्निमांद्य होते समय जो अग्निमांद्य है ये द्रव्य में उसका विकुण विपाक ये विपाक विपर्य बना सकता है। जब अग्निमांद्य होते हैं मंदाग्नि के समय में हम जो इवन जो द्रव्य देते हैं वो द्रव्य का भी वहाँ पे उसका विगुण विपाक हो जाता है या विपाक विपर्य हो जाते हैं। और ऐसा होते समय जो द्रव्य हम जिस चीज़ के लिए दिए है उसका वो फल या वो काम वो कर्म वहाँ पे वो करेगा नहीं है, और कभी कभी वो विपरीत गुण को क्रिएट भी कर सकते हैं।
ये भी दोष प्रकोप प्रतिविघ्नता को अफेक्ट करेंगे, इम्यूनिटी पे अफेक्ट करेंगे। वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में शारीरम में बताते हैं, यदन्नम देह धात्वोज बल वर्णादि पोषणम तत्राग्निर्हेतु राहारन्न ह्यपक्क स्वातंत्र्य। इसका कारण शरीर का जो व्याधि क्षमत्व और दोष प्रकोप प्रतिविघ्नता, जो व्याधि क्षमत्व वगैरह हम बढ़ाना है, एक इम्यूनिटी बढ़ाना है और वो बढ़ा के हम शरीर का जो दोष प्रकोप प्रतिविघ्नता को मेंटेन करना है। जो आपका शरीर में जो प्रसाद भूत धातुओं को क्षय होते हैं और जो शरीर का सारा जो कर्म करने वाला जो मलभूत धातु का संचय भी उस समय ही होगा। और ये मलभूत धात्व अंग शरीर में अलग अलग तरह का विकार उत्पन्न करने के लिए शक्ति है। चरक जी भी यही बताते हैं। शरीर धातु दो तरह का हम बोल सकते हैं, मलभूत और प्रसाद भूत। उसमें जो मलभूत है वो शरीर को इन्फेक्शंस करने, इन्फेक्टिव डिसीज, इन्फेक्ट करने वाला चीज़ है। बाह्य स्रोत से लेके अंदर आने वाला कोई भी तरह का शर्म कुछ भी या पागा जो पक्व नहीं हुआ ऐसा धातु और स्रोतों बलेब को बनाने वाला मल अंश और कोब अवस्था तक पहुंचने वाला वाद आदि दोष, ये सबको और हमारा शरीर में जो उत्पन्न होने वाला शरीर को उपद्रव करने वाला जितना भी सारा जो भाव है वो सारा मलाख्य धातुओं में अंदर आते हैं। जो हम पहले जो मॉडर्न में हम ऑटो इम्यून डिसीज़ जो बताते हैं वो सारा ये धात्वांश से, ये धात्वांश अंग है। ये हम ये चरक जी का जो श्लोक है वो श्लोक मुझे पूरा याद नहीं है, अष्टाचरक में शारीरम में है शायद। शरीर धातव पुनर्द्विधा संग्रहेण मलभूता प्रसाद भूताश्च तत्र मलभूतास्ते ये शरीरास्य बाधकाराः, ऐसा करके बड़ा श्लोक है, वो आप लोग एक बार रेफर कर लीजिएगा। और जो मलभूत है वो जो अलग अलग जो धात्वांश में रस रक्त में आपको दिखाई देंगे। और इसलिए आज का समय में मॉडर्न साइंस में भी एलर्जी के हिसाब से एलर्जिक डिसीज़ के लिए, ऑटोइम्यून डिसीज़ के लिए वगैरह जितना भी जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे रस रक्त मतलब सरम और ब्लड का ही ज़्यादा तरफ वो देखते हैं, क्योंकि उसमें जो रस रक्त में जो जितना दुष्टि हुआ वो दुष्टि का लेवल के अनुसार वो दोष प्रकोप प्रतिविघ्न को उल्टा वहाँ पे असर पड़ेगा। तद्विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राण शोणिदम ह्युनवर्तते। रक्त के बारे में चरक जी ने सूत्र स्थान में बताया ही है ना। रस के बारे में बताया, रसजम पुरुषम विद्याद्रसम रक्षेद प्रयत्नतः अनादपानाच्च मदिमानाचराच्च तंत्रिता है। तो अभी हम जो व्याधि क्षमत्व है, हम सातवीं के बारे में बता दिए है। अभी हम व्याधि क्षमत्व के बारे में हम बात करते समय जो व्याधि क्षम जो शब्द है वो बहुरपिदोषः कुबिदो व्याधि क्षमे देहे लक्ष्यते, इसका जो व्याख्यान है ऐसा इसका दिया हुआ है। मतलब दोष कोप होते हुए भी, अगर दोष को हुआ भी तो जो शरीर में जो व्याधिक स्वामित्व है वहाँ पे वो दोष को वो शरीर को कभी उपद्रव नहीं देते हैं। ये है व्याधिक स्वामित्व के एक सिंबल सी हम बोलते हैं। व्याधिक स्वामित्व को हम सिंबल सी शरीर का बलम ये भी बोल सकते हैं। और बलम जो है वो ओजस के साथ बहुत रिलेशन है, ये ओजस के साथ बहुत वो संबंधी है बलम और ओजस। और सुश्रुत जी ने ओजस को बल ही बताए हैं, ओजस मतलब बल ही है, ऐसा भी बताया गया है। बलम हृलम दोषहरम या बलाधिष्ठानम आरोग्यम
या देहत्वा बलत्वा च जरो जीर्णानुवर्तते, इस तरह का अलग अलग श्लोक आप लोगों को मन में आ जाएंगे। अष्टांगहृदयम ज्वर चिकित्सा में वगैरह इस तरह का बताते हैं। तो इम्यूनिटी मतलब यही आपको सिंपली वो आप उसमें आप बोल सकते हैं। तो ये वारिक सामर्थ्य या बल आयुर्वेद के मुताबिक 3 तरह का है, सहजम, कालजम, युक्तिकृतम है। वो आपको पता है, सहजम, कालजम, युक्तिकृतम, देह बलात्रदा है। शरीर सत्व में जो सहज, जो इनबिल्ट एक डिफ़ॉल्ट एक बल होते हैं वो सहज बल है। और शरीर ये जो बल है शरीर प्रकृति का दोष का एक इक्विलिब्रियम के डिफरेंस होने के हिसाब से ये भी यहाँ पे सहज बल भी अलग अलग होगा। जैसे वादा प्रकृति में अल्प बल होते हैं, पित्त प्रकृति में मध्यम होते हैं, कफा प्रकृति में उत्तम होते हैं। ये सब आप लोगों को पता है। कालज बल मतलब हमारा आयुष के अनुसार, हमारा क्लाइमेट के अनुसार जो होते हैं वो बल है। और यहाँ पे भी दिक्कत क्या होते हैं, जो कालज बल है, अगर आपका बल वो ये हमने कई बार और भी बताया है, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक का एज ज़्यादा होते हैं और क्रोनोलॉजिकल एज कम होते हैं। जैसे एक 20 ईयर का एक 30 ईयर ओल्ड है लेकिन उनका सेल्स वो 40 साल का है, तो इस तरह का इसमें भी ये बल कम होते हैं। उसके लिए हम छोटे छोटे बच्चों को भी इस तरह का बल आज का समय में होते नहीं है। और जन्म प्रकृतिवाद होने के कारण बल कम होते हैं। और आज का समय में जितने भी सारे जो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं उसमें सारा शुद्धवाद प्रकृति में पैदा होते हैं। सबसे हीन प्रकृति माना गया है आयुर्वेद। ऑटिज्म इस तरह का अलग अलग सेरेब्रल पाल्सी वगैरह भी शुद्धवाद प्रकृति में जन्म होने के कारण ज़्यादातर होते हैं। और इसका कारण भी जो प्रेग्नेंट लेडी, जो आहार विहार ये सब इसमें एक ये होते वो सारा हमने बता दिया था। और पीरियड्स का समय में, आज का समय में जो पहले 15-16 साल में फर्स्ट पीरियड आते थे, तो आज के समय में 7 साल से 8 साल से लड़की बन जाते हैं। तो वो सब उसका कालज बल बहुत ज़्यादा कम होने का कुछ उदाहरण है। और हमारा युक्तिज बल मतलब जो हमारे विहार आहार के कारण जो युक्त रसायन द्रव्य का उपयोग के साथ हम ये बल हम उसको बढ़ा सकते हैं, युक्ति बल। और युक्तिश्च योजना, उसका युक्ति बल का उसका ऐसा बोलते हैं हम, युक्तिश्च योजना। उसके लिए अलग अलग जो चीज़ हम उसको देख के उसको प्रयोग कर सकते हैं। और दोष दुष्टि, धातु दुष्टि, आमम, ये जो 3 चीज़ है ये आपका बल या व्याधिक क्षमत्व को कटने वाला चीज़ है या नाश करने वाला चीज़ है। दोष दुष्टि होना, धातु दुष्टि होना और आमम होना। जैसा अग्निबलम, सम्यक धातु परिणामम और ओजस, ये तीनों व्याधिक क्षमत्व को बढ़ाने वाला चीज़ हैं। तो हमको दोष दुष्टि, धातु दुष्टि, आमम ये हमारा बल और व्याधिक क्षमत्व को घटाएंगे। तो अग्निबलम सम्यक धातु परिणामम, सम्यक धातु परिणाम मतलब जब रस से लेकर शुक्ल तक जो धातु का जो सम्यक परिणाम जो होते हैं एक रितम पे, और वो जो परिणाम से जो उत्पन्न हुआ एक चीज़ है तेजस या ओजस या अथवा या बलम, इसको वाइटल पावर भी हम बोल सकते हैं। ये बल के कारण देह में मांसपुष्टि जो है, हमारा मसल का ट्यूनिंग सही हो जाते हैं। शरीर अब जो प्रवृत्ति बिना कोई रुकावट सही हिसाब से होते, ये सारे बल के कारण है। आपका स्वर, आपका वर्ण, आँखों का रोशनी, इंद्रिय प्रसाद, मन प्रसाद, अंतःकरण का प्रवृत्ति का जो सामर्थ्य, ये सारा बल के कारण होते हैं। और अलग अलग तरह का जो चोट, अभिघात, धातुक्षय कारण, कोप, शोक, अत्यध्वान, मनोविचार, भूख, ये सारा ओजक्षय करने का चीज़ें हैं। और ये ओजक्षय होने के कारण हमारे जो कर्म शक्ति है जीवी का वो कम हो जाते हैं। और ओजक्षयेद यदि ध्यान काम क्रोध मोद क्षुब्धादु भी ये हमने एक बार हमने जो मेडिटेशन का वगैरह बात करते समय भी हमने
बताया था। और ये जो ओजस या जो बल, इसको जो स्थान चलन होते हुए, यह जो होते हुए जो स्थान चलन जो होते हुए जो बल है वो 3 अवस्था में होते हैं। वो विश्रमसम, व्यावत, क्षयम, ये है। जब विश्रम्स होते हैं तो हमारे सारा अंग में वीकनेस, ऐसा लगते हैं संधि जो हमारे सारा जॉइंट्स है वो जॉइंट्स वगैरह ऐसा होते हैं कि अभी टूट जाएगा। और दोष को सारा स्थानांतर गति होना और स्रोतावरोध होना, ये सारा ये जो विश्रम्स स्थान चल के समय होते हैं। और व्यापत होते समय शरीर अवयव में स्तंभन होना, गुरुत्व होना और वादशोफ मतलब वादोच्छोफ, चलो रूक्ष, घररो मरुणासिदे इत्यादि हैं, वर्णभेद होना, आदि निद्रा और वीकनेस, ये सब होते हैं। क्षय होते हुए तो मोहालस्य या मूर्छा, मांसक्षय, बुद्धि भ्रमम और असंबंध प्रलापम, असंबंध प्रलाप कुछ भी बोलते रहना, कभी कभी मृत्यु तक लेके जा सकते हैं। तो ये विश्रम्स और व्यावस्थ, ये दोनों अवस्था में हम वहाँ पे रसायन आदि चिकित्सा से वो ओजस को उसको स्वस्थान में जो वापस उसको वहीं पे करके रखेंगे तो वो वहाँ से वो विकार से मुक्ति हो जाएगा। तो वहाँ पे चिकित्सा हम इस तरह का करना होते हैं। अल्कोहल्स, अलग अलग तरह का केमिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, इस तरह का अलग अलग तरह का जो बहुत ज़्यादा जो उपयोग, अलग अलग तरह के जो टॉक्सिन्स, विष, ये सारों ये भी हमारे वैदिक स्वामित्व को, बल को, ओजस को क्षय करने वाला है। और उस वजह से भी अलग अलग विकार जो एलर्जिक टाइप विकार और अलग टाइप का प्रॉब्लम वो कर सकते हैं। और ये सारा आप लोगों का अभी जो सातवीं और असातवीं और सातवीं असातवीं विकार और उसको नियंत्रण करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, और उसमें हमारा अग्निबल, ओजस बल, ये सारा कैसे वैदिक स्वामित्व, ये सब कैसे जुड़े हुए, तो भी थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सातवें विकार या धातु प्रभाव विकार, इस तरह का कुछ भी हम एलर्जी को बोल सकते हैं। और जो विष संबंधी द्रव्य का साथ ये एलर्जी को कैसे जुड़े हुए, जो विष स्वभाव, कुछ द्रव्य के जो विष स्वभाव होते हैं उसका जो अंदर जो हुआ है, जो उसका जो विष गुण, वो जो लघु काठिन्य उसका स्वभाव का अनुसार वो भी विकार बनाने का उसका शक्ति है। क्योंकि आप विष गुण जो 10 विष गुण आप सबको पता ही है, तीक्ष्णोष्ण रूक्ष विशदम व्यवाय शुगरम लघु व्यगाक्षी सूक्ष्म व्यक्तरसम विषम भागिचा ओजस्सु विपरीतम तद तीक्ष्णाधेरन्वितम गुण है। ये जो हमारा विषय गुण है, तो ये 10 जो गुण है एक ही जैसा प्राबल्य अगर एक वस्तु में नहीं हुआ तो भी एक वस्तु में 3 या 4 इस तरह का विषय गुण का आधिक्य होते समय तो वो वहाँ पे विकार बन सकते हैं। तो इस समय में हम उसको एक एक गुण शरीर में कैसे कैसे कौन सा असर करेंगे, कैसे कैसे उसका रिफ्लेक्शन होंगे, वो एक बार हम देखें। जैसे तीक्ष्णम का क्या करते हैं, तीक्ष्णम मदिमोहनम मर्मग्नम पित्त रक्त प्रकोपनम, ये सारे तीक्ष्ण गुण कर सकते हैं। उष्णम पित्त रक्त प्रकोपनम। रूक्षम क्या करेंगे, वाद प्रकोप करेंगे। तथा रुषो लघुशीद सूक्ष्म जल अनिल है ना। विशदम मतलब अतिरिच्येद या असक्त वेगम प्रसरति है। व्यवाई मतलब अखिल देह व्याप्ति, मतलब पूरा शरीर में एकदम से फैलने वाला। आशु हंदी आशु व्यावादयंती है ना। विकाशी मतलब दोष धातु मलानभि क्षपयेद मर्मच्छेदेन मदिम मोहयन्ति। सूक्ष्मम शरीरावयवान् प्रविशेद शरीरावयवान् विकारागारम नयतीत्यर्थः है। अव्यक्तरसम कफम प्रकोपयति अन्न रसांश्चानुवर्तते। लघुगुण दुश्चिकित्स्यम दुरुपक्रमम,
अपागी मतलब दुर्हरम तस्मात् चिरम, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ है ऑलरेडी, इसलिए मैंने उसका सारा इस जल्दी जल्दी उसको सिंगल एक श्लोक बता के जा रहा हूँ। क्लेश है ये हैं। तो इस तरह का जो गुण है, इसमें गुण में सारा विषय गुण एक ही ड्रग में नहीं होंगे, तो वहाँ पे जितना 3 या 4 गुण अगर उसमें हो तो विषय स्वभाव जो हुआ इस तरह का जो गुण होते हैं तो वहाँ पे उसको विकार बनने लायक है। तो वहाँ पे कौन सा गुण वो ड्रग में है उसी हिसाब से यहाँ पे देख के आपको उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो जो विकार का जो स्वभाव है, वो जो उसका जो ड्रग्स का अंदर जो जुड़ी हुई कौन सा गुण है उसी के अनुसार उसका वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। और विषय को नॉर्मली हम उसको अकृत्रिम या कृत्रिम इस तरह का 2 तरह का बच सकते हैं। उसमें अकृत्रिम मतलब जो स्थावर और जंगम, ये उसको 2 तरह का फिर हम उसको और डिवाइड करते हैं। कृत्रिम विषय मतलब गरम, जो समझा में वगैरह संज्ञा में वगैरह गरा विषय ये भी बताते हैं। तो स्थावर मतलब सर्प लुदादि, इसमें जो हम जो होए वो जो विषय है। गरा विषय मतलब उसको हम केमिकल पॉइजन, बायोटॉक्सिन्स वगैरह भी बोल सकते हैं। और इसका सब प्रवर्तन स्वभाव जो है वो उसका जो अंदर जो हुआ है उसका जो तीक्ष्णादि जो गुण के अनुसार होते हैं। हंदी योगावशयनाशु चिराचिरादाराच तद अष्टांग हृदयम उत्तर स्थान में आप वो बताएं। जो गर मतलब कहेंगे वो सोफोन्माद पांडु उदर श्वास कास दुर्नामादि को बनने का उसके लिए उसका ताकत है, ये जो गर विषय को। ये सारा विषय ये एलर्जी जैसा विकार को बना देते हैं। आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देख के जाएंगे तो। और विरुद्ध आहार का जो विरुद्ध स्वभाव का जो मात्रा के अनुसार भी दोष प्रकोप प्रतिविघ्नद या व्याधिक स्वमत्व शक्ति का प्रवर्त जो क्षमता होते हैं उसका अनुसार भी विरुद्ध आहार भी कुछ कुछ समय में विष जैसा भी काम करेंगे। इसलिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बोलते हैं विरुद्ध मभिजाहारम विद्या दुषगर दुषगरोबमम, मतलब यहाँ वो जैसा गरा दो विषय के बारे में यहाँ पे स्पेशली बताते हैं। विरुद्धम अभिजाहारम विद्या दुषगरोबमम बोलते हैं, है ना। तो जो एलर्जी जनित विकार है वो सारा एक विषय का एक अवस्था विशेष, या जो हमारा विषय का एक अवस्था विशेष दूषी विषम, ये दूषी विषय का जैसा भी कभी काम करते हैं। जो पहले हमने बताया वो सारा विषय जो स्थावर जंगम आदि सारा विषय भी क्या है उसका वीर्याल्प भाव के साथ वो कभी दूषी विषय में भी परिणाम हो सकते हैं। और जो धातु में जो होते हुए जो दोष है वो सारा दोष कभी कभी जो और कभी जो आम दोष भी या हमारे जो त्रिदोष जो धातु में जो हुए जो हमारे वात पित्त कफ या कुछ आम दोष ये भी दोषी विषय जैसा प्रवर्तन करेंगे। जो विषद ज्वर निदान में जो बताते हैं दोषः प्रवर्तते तेष्वां स्वे काले ज्वरयन् बलि निवर्धते पुनश्चैश्च प्रत्यगी बला बला क्षीणे दोष ज्वर सूक्ष्म रसाद्युष्वेव लीयते लीनत्वाद कार्श्य वैरण्य जाढ्यादि नादर स्व बताते हैं। जो उसका जो दोष विषम जो संग्रह में तो इसका और भी थोड़ा सा बताते हैं। अष्टांग संग्रह में वो यहाँ पे शब्द स्पेशली वो विषय शब्द स्पेशली लिखाते हैं। वेगम कृत्वा विषम यद्वादशे लीयते बलम कुप्यदात बलम भूय खाले दोष विषम तदा एव ज्वरा प्रवर्धते विषम, मतलब आम जनित जो अलग अलग विष अवस्था वो सारा दूषी विष कन्वर्ट हो सकते हैं। कालांतर प्रकोपी विषम दूषी विषम चक्रवाणी जो बताते हैं, मतलब एक तरह का जो एक चिरकाल नेचर एक डिलेड रिएक्शन भी यहाँ पे होते हैं। जैसा जीर्ण जीर्ण मतलब जीर्णम विषक्नौषध विर्बधम व ऐसे करके जो अष्टांग संग्रह में होता था जीर्ण का मतलब ही वो चिरकाल अतीत है। जो विषय वस्तु है वो भी अगर ज़्यादा पुराना होते समय जैसा होते समय काल के अनुसार या उसका गुण हानि होते जाते हैं जैसा जैसा वो पुराना होते समय है। और इस तरह का शरीर में जो दोष विष उसका जो कुछ कुछ नेचर में भी कालक्रम के अनुसार
यह धात्वाग्नि का प्रवर्तन का अनुसार भी चेंजेस होते जाएंगे। और इस तरह का अलग अलग कंडीशन में वो धातुओं में कहीं समय तक वो रह भी सकते हैं। जब उसको एक क्या बोलते हैं, एक कंफर्टेबल टाइम मिलते हैं, बाह्य या आभ्यंतर प्रचोदन, एक मोटिवेशन मिलेंगे, उस समय एकदम से वो उसका विकार, ये सारा विकार उस समय करेंगे, एकदम से एक एलर्जिक रिएक्शन, एक एपिसोडिकल अटैक टाइप भी आएगा। जो विषाक्त औषध का उपयोग गुणहानि होते हुए जो विष है वो धूप, हवा, ये सब होते हुए जो शोष होते हुए जो विष है, उसको जो विषय जो गुण में भी जो बल नहीं है, जैसे हमने पहले बताया, जो विषय गुण दशा विषय गुण में 3-4 में जो अब बल कम है, इस तरह का जो विष है वो सारा, या जो हमारा जो कफावृत होके वो शरीर में बहुत सारा समय तक वो शरीर में ऐसा ही रहेगा। और जब उसको विकार करने का सारा एक एटमॉस्फेयर बनेगा शरीर में, हम उसको बना के दे देंगे, तब वो एकदम से वो विकार करेंगे। और दूषी विष वगैरह स्टार्टिंग में एक अल्प, जो वीर्याल्प भाव से होते हैं, इसलिए वो अविभावी है। उसका मतलब जो कॉजर लक्षण वगैरह कुछ भी स्टार्टिंग में वो दिखाएगा नहीं। जब कफावृत होते समय वो धातु वो में उसका स्थान सही करते हैं, मतलब वहाँ पे वो बैठते हैं। और कफावृत मतलब जो कफाश्रय धातु या जो कफ से आवृत हुआ वो जो दूषी विष वो वहाँ पे धातुओं में जाके उसको बैठते हैं। और हम इसको मॉडर्न साइंस के मुताबिक कुछ विषांश उसका जो मांसांश मतलब प्रोटीन्स वगैरह से भी करके टिश्यूज में बैठते हैं, ऐसा मॉडर्न साइंस भी बताते हैं। अष्टांग हृदय में जो वीर्याल्प भावाद विभाव्य मेतद कफावृतम वर्षगणानुबंधी है, मतलब इस तरह का जो सिद्ध होते हुए जो विष है उसका अनुकूल देश काल अन्न दिवा स्वप्न आदि के कारण उत्तेजन होके वो उसका वीर्य बढ़ जाते हैं और वो विकार को बना देते हैं। और ये सुश्रुत में भी वो दूषी विष निर्वचन में भी ये बताते हैं, और वाग्भट जी ने भी दूषी विष को बताया है। और दूषी विष के कारण जो होते हुए जो विकार को 3 तरह का हम बोल सकते हैं सामान्य में, जो उसको सामान्यता होते हुए जो है, और पुरुष में जो दृश्य होते हुए जो अलग अलग उसका डिफरेंसेस, और उनका जो कलर चेंजेस, रक्त दुष्टि के कारण जो होते हुए जो विकार, तृष्णा, अरुचि, छर्दी, संज्ञानाशम, अस्पष्ट वचनम, दुष्योधरम, इस तरह का अलग अलग प्रॉब्लम्स में दूषी विष में देख सकते हैं। तो जो दूषी विष हो क्या, अल्पवीर्य का जो शरीर प्राप्ति होते, फिर वो कफावृत होते, फिर जो हमारा इस तरह का मौका देते समय वो आशय दुष्टि, ये भी अलग अलग विकार प्रादुर्भाव जैसा करते हैं। तो इस तरह का जो एक दुष्टाश्र रोग को चरक जी ने बताते भी है, एक चरक संहिता आप सूत्र स्थान में देखेंगे तो वहाँ पे बताते हैं। और ये जो आशय भेद के अनुसार, ये विशेष स्थिति के अनुसार जो कफवादज रोग जो है वो आमाशय स्थिति के कारण भी वाद पित्तज रोग पक्वाशय में बना देते हैं। और ये जो पक्वाशय मतलब पित्ताशय भी बोल सकते हैं आपको। इसके अलावा जो शिरस जो है उसमें जो रोम शादम या मतलब हेयर फॉल भी वगैरह भी ये हो सकते हैं। और ये जो विष है ये कोष्ठ से धातुओं में उसका जो अनुकूल समय में जो उसका जो सही वक्त में वो प्रवेश भी कर सकते हैं। और इस तरह का करते समय वो रसादि धातुओं को अगर प्राप्त होते हैं तो वहाँ पे वो आश्रय धातु भी अनुसार जो वहाँ पे कौन सा जो आश्रय धातु है उसके अनुसार वहाँ पे अलग अलग रोग को बना सकते हैं। ये सारा विकार को हम धातु प्रभाव विकार बोल सकते हैं।
और दूषी विष का साध्यासाध्य बोधते में समय बताते हैं, जो सात्मावधा सद्यो याभ्यम संवत्सर रोधितम दूषी विषम असाध्य क्षीण, जो साध्यासाध्य के लिए वादिक क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शरीर बल चिकित्सा जो हम उसको देर ना होते हुए चाहिएंगे तो साध्य हो जाते हैं। 1 साल पुराना होते समय वो यापी, और जो आहिद सेवन करने वाला या क्षीण हुआ जो पेशेंट को दूषी विष असाध्य भी बताते हैं। और आज का समय का जो एनवायरमेंटल चेंजेस और एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, और जो हमारा खेती में वगैरह यूज़ करने वाले डिफरेंट केमिकल जो है, और ये सारा चीज़ें, और बहुत सारा जो एक वाइड रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स आइटम्स, इवन एक टाल्कम पाउडर से लेके कोई भी चीज़ें वगैरह है, और मेडिसिन्स, इवन आज का समय में जो होते हुए मेडिसिन्स, इवन आज का समय में हम नॉट ओनली मॉडर्न मेडिसिन्स, आयुर्वेद मेडिसिन्स में भी हम प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स पे करते हैं। इस तरह का इवन मेडिसिन्स भी, ये सारा चीज़ें आज के समय में इस तरह का दूषी विष के लिए एक कारण बन जाते हैं। ये सहारा हम देखे जाएंगे तो हम आयुर्वेद का एक मुताबिक उसको सहजम, निजम और आगंतु, इस तरह का एक 3 तरह का हम उसको कर सकते हैं। सहज मतलब शरीर का जो वैदिक क्षमता को जो सपोर्ट करने वाला जो धातु घटक है, वो उसका बाई बर्थ ही उसको उसमें जो विकृत होते हैं तो होने वाला चीज़ है। तो वो क्या होते हैं कि उसको बाई बर्थ से ही कुछ चीज़ें उसको अस्वीकार्य हो जाता है, उसका में उसको विकार होता है। यस्य हिंग्वाय वस्य बीज भागा उपत्पदो भवति तस्यांगवयवस्य विकृति रूप जायते, है ना। वहाँ पे शरक जी ने बताते भी है। निजम मतलब जो मलभूत धातु का संचय का कारण, और वैदिक क्षमत्व मतलब हसो का जो करने वाला चीज़ें के कारण जो होते हुए जो विकार। आगंतु मतलब विष, दूषित अलग अलग विषय वस्तु या दूषित हुआ वायु, डस्ट और प्राणी, कृमि, उष्ण शीत आतप, और कुछ प्लांट्स जैसा पाथेनिया वगैरह होते हैं, कुछ फ्लावर, ये स्पर्श, मनोविक्षोभ, इस तरह का अलग अलग विकार वगैरह भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। ये सारा हेतु का कारण अलग अलग तरह का एलर्जी शरीर में होते हुए भी एक चिकित्सा के लिए नॉर्मली एक चिकित्सा करने के लिए जो विकार होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं कि एक खंडु, प्रदिश्याय, दृशा, क्षव, कोठम, शीतपित्तम, श्वास कासम, और अलग अलग तरह के जो त्वक विकार, संधिशोफ, वाद रक्त, पांडु, शोफम, कोष्ठशूलम, छर्दी अधिसार, शिरशूल, वृक्कशोफ और भ्रम, इस तरह का अलग अलग विकार जैसा हमने बताया, इस तरह का अलग अलग हेतु का कारण शरीर में होते हैं। और नॉर्मली हमारे पास इस तरह का एक डिसीज़ लेके लोग आएंगे। और दोष के अनुसार से जैसा उसको देखेंगे तो ये सारा विकार जो है वो सन्निबाधी का दोष दृष्टि का एक नेचर आपको देखेंगे, क्योंकि आशुकारी विकार में वादादि का सन्निबाध लक्षण दिखाई देंगे, और जो आशुकारी नहीं है वहाँ पे आपको पित्त कफ का आधिक्य लक्षण भी दिखाई देंगे। और हर रोग में उसका बिल्कुल एक हेतु मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि इस तरह का मोस्ट ऑफ हेतु सारे लोगों के होते हैं, तो हमको वो वैदिक क्षमता वगैरह मेजरमेंट करने के लिए अपने पास कोई टूल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक तो ये जो हमको अगर हेतु समझ आते हैं तो उसको निदान परिवर्जन उसका वहाँ पे उपशय बन जाएगा। और कुछ चीज़ में जो बहुत ज़्यादा असाधारण जो धातु प्रतिकरण, जो धातु रिएक्शन होते हैं, जो एलर्जी होते हैं, और वो कुछ स्पेशल सिचुएशन में या कुछ स्पेशल डिसीज़ सिचुएशन में अगर वो ऐसा हेतु बन जाता है, नहीं, ये देखने के लिए हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उसका लेबोरेटरी टेस्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने मेनली जो तत्व है हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होने के लिए, वो एक तो शोधन चिकित्सा क्रम होते हैं, उसके लिए हम पेशेंट को बल देखना बहुत ज़रूरी है।
और काफ़ी पेशेंट शोधन चिकित्सा को पसंद नहीं करते हैं और इस तरह का कंडीशन में पूरा दोष जो शिथिल और प्रबुद्ध होते हैं तो वहाँ पे हमने शोधन करना ही पड़ते हैं। तो अगर वो ज़्यादा मानते नहीं तो फिर वो हम हरेद बहुशलम दोषान अल्पनान पुनः पुनः दुर्बलस्य मृदुवैरपान साक्षात्वेन तन कृषयन्ति चरम ते ही हन्युर्वैनमति, ये जो एक हमारा श्लोक के अनुसार जो धीरे धीरे उसको चिकित्सा करके उस पेशेंट को भी दिक्कत नहीं है, डॉक्टर को भी दिक्कत नहीं है, इस तरह का एक करके जा सकते। जो दुर्बल रोगी में दोष को थोड़े थोड़े करके जो मृदु द्रव्य का उपयोग करके उसको हम मिटा सकते हैं और बाकी जो बचे हुए जो दोष है उसको आपको शमन क्रिया करके उसको शमन भी कर सकते हैं। और ये सब करते समय भी कुछ विकार पेशेंट का आ सकते हैं। उस समय ऐसा करते समय जो कुछ विकार आते समय हम उसको जैसा उसके लिए भी हमने वहाँ पे एक व्याधि विपरीत चिकित्सा भी करना होगा। और ये सारा आप कंसिडर करके प्रायोगिक तल में रोग स्वभाव का अनुसार रोज़ सुबह एक थोड़ा मात्रा में एक विरेचन 7 या 10 दिन वगैरह अगर देंगे, एक रोग का जो हित हुआ दीपन पाचन प्रयोग वगैरह करेंगे तो भी वो वहाँ पे इफेक्टिव होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसा त्वक विकार में अष्टांगहृदय विद्रति चिकित्सा में जो बताया जो त्रयंध्यादि कषायम, ये त्रयंध्यादि कषाय में महाधिक्तकम एरंड तेल या निम्बामृत आदि एरंड तेल वगैरह लेके उसको शोधन दे सकते हैं। इस तरह का जो दोष स्थिति का अनुसार जो द्राक्षा का पानी में अभिपत्ति चूर्ण मिला के दे सकते हैं शमन औषध करके। पडोल कड़ुरोहिणी चंदनम मधु स्रव गुरु ची पाढ़ानुदम जो योग है वो आरगद अरिष्ट ये कदिर अरिष्ट महातिक्तक क्वाद आरोग्यवर्धिनी वराचूर्ण पिप्पली चूर्ण श्रृंगबसम, ये सारा मिला के यह त्रिफला काली मिर्च हल्दी तिप्पली ये सब मिला के चूर्ण ये सब हम इसको दे सके। और कंडू खोट का अगर ज़्यादा उपद्रव होते समय जो निम्बम हरिद्रे सुरसम पडोलम कुष्ठाश्वगंधे सुरदारु शीघ्र ससर्षभम तो तुम्बरुधानी वजह योग आते हैं वो वहाँ पे आपको खोट के लिए और कंडू के लिए बहुत इफेक्टिव है। और एलादी कैरम बहुत इफेक्टिव है इस तरह का विकार के लिए। और इसके अलावा जो हमारा श्वसन प्रक्रिया के उस से जुड़े हुए जो विकार प्रतिशय श्वासकाश नेत्र कंडू जैसा विकार में वर्णादि गण कषाय में गुलगुल तिक्त का कषाय में या कोई भी कषाय में अरडूसा का पत्ता निर्गुंडी का पत्ता ये सब का जो स्वरस में पिपली वगैरह करके जो बने हुए जो एरंड तेल वगैरह भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे शमन के लिए व्यवसायी वडक इंदुकांत घृतम क्योंकि वैदिक समत्व के लिए वगैरह और श्वास के लिए भी यूज़ करते हैं। गुलगुलु तिक्त घृतम ये सब हम उसको अलग अलग उसमें हमारे युक्ति के अनुसार दे सकते हैं। और इसके तरफ से अनगस्त्य रसायन और गुलगुलु तिक्त घृतम ये दोनों मिला के रसायन और घृत मिला के योजन करके वो भी हम दे सकते हैं। और प्रतिशय लक्षण ज़्यादा होते हैं उसको स्टार्टिंग में नसिका को उपशय होते नहीं है। स्टार्टिंग में या प्रतिशय में नस्य करेंगे तो कभी वो विकार बढ़ाएंगे तो पहले थोड़ा सा अग्नि बल वगैरह बना के उसके बाद उसको सूटेबल मेडिसिन से आपको नसीम करेंगे तो वो विकार वगैरह करेगा नहीं है। तो उस ट्रीटमेंट वगैरह हमने इस और ज़्यादा तरफ इस तरह का विकार ज़्यादा पित्त प्रकृति शरीर में ज़्यादा तरफ होते हुए देखा भी है। अभी हम एलर्जी के साथ आहार कैसे हम उसका एलर्जी का कारण हो जाता है ये हमने डिस्कस करने वाला था। आयुर्वेद हमेशा बोलते हैं रसम आहारम और वीर्यम औषधम। जो आहार हम लेते हैं वो रस प्रधान होना चाहिए और स्पेशली मधुर प्रधान, लेकिन वहाँ पे उष्ण स्निग्ध लघु गुण को प्रदान करके हमारा स्वाद अम्ल लवण कड़ु तिक्त कषाय सारा रस का एक सम्मेलन होना चाहिए। वहाँ पे मधुर लवण थोड़ा सा ज़्यादा होना, मधुर
रस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ये आयुर्वेद का कहना है। हमारा खाना पीने में रस आहार अभी हम बहुत कम लेते हैं, और वीर्य को ज़्यादा, एक्चुअली औषध में उपयोग करने वाला वीर्य प्रधान, जैसा गरम मसाला, लौंग, इस तरह का चीज़ें वगैरह जो वीर्य प्रधान है वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लग रहा है आजकल। और आयुर्वेद में रोज़ डेली कंज्यूम फूड क्या क्या है, अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में बहुत विस्तार से बताए हुए हैं, क्या क्या आपको रोज़ ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, क्या कभी कभी क्या क्या ले सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं ले सकते वो क्या क्या है, बहुत विस्तार से बताया हुआ है। उसी हिसाब से हमने लेना है। अगर चावल है तो कौन सा चावल लेना है, षष्ठी चावल या शक्तिशाली चावल लेना है, ये पत्ते में शिगरू का पत्ता बताया गया है, इस तरह का, या रेड स्पाइनाच बताया गया है। तो हर पत्ता रोज़ लेने के लिए नहीं बता। खान पीन को हम सुधार लेके आना बहुत ज़रूरी है। ये एक नियम का अगेंस्ट हम ये जो सर्वरस के साथ जो आहार खाने के लिए बताया गया है आयुर्वेद, वो विधि का एक खिलाफ हम एक ही रस में पसंद करके अगर हम रोज़ लेने शुरू करेंगे तो अलग अलग बीमारियां आते हैं। जैसा कि मधुर रस द्रव्य अगर ज़्यादा हम लेने के हैबिट करेंगे तो वो अग्नि का जो प्रवर्तन शक्ति कम हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगा, मेदोजन्य और कफजन्य रोग वहाँ पे उत्पन्न होंगे। इस तरह का स्वाद अम्ल रस प्रधान या द्रव्य ज़्यादा होने से कफ पित्त विकार, मूर्छा, इचिंग, विसर्प, विस्फोट जैसा विकार बना सकते हैं। लवण रस ज़्यादा होने से शरीर बल कम हो जाते हैं, वाद, रक्त, तृष्णा, विसर्प, विषजन्य विकार ये सब बताते हैं। और तिक्त रस ज़्यादा लेने से धातु क्षय और वाद विकार ज़्यादा होने के लिए बताते हैं। काडू रस प्रधान ज़्यादा लेते समय बलक्षय संभव हो जाते हैं। ट्रिगर्स, तृष्णा, मूर्छा जैसा आदि रोग बताते हैं। कषाय रस ज़्यादा लेने से स्रोतोरोध के कारण हो जाते हैं और तद्वारा वो मलबंध या कॉन्स्टिपेशन और स्तंभन वगैरह भी करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ हृदय होते हुए भी वो एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा लिए तो भी वो दिक्कत आते हैं। अगर ऐसा कि इनको शरीर का जो बल, उपचय, ओजस ये सबको वो कम कर देंगे और वो सर्वदोष को वृद्धि करने का भी कारण हो जाता है। इस तरह का जो असात्म्य आहार को विरुद्धाशनम, अध्यशनम, अजीर्णाशनम, संकीर्णाशनम, आमात्राशनम, समशनम, विषमाशनम, इस तरह का 7 तरह का आयुर्वेद डिवाइड किया है। और इस तरह का चीज़ें हम लगातार करने से अग्नि का जो एक डिफ़ॉल्ट एक शक्ति है, जो प्रवृत्ति कर्म करने का जो शेषी है, शक्ति है, वो कम हो जाते हैं। और इस कारण जो द्रव्य को धातु के साथ जो रिएक्ट करने का जो उसका जो शेषी है उसमें डिफरेंस आ जाएंगे और वो अलग अलग तरह का एलर्जी जैसा विकार को कारण हो जाते हैं। क्योंकि अग्नि का प्रधान कर्म क्या है, वो द्रव्य को पाक करना, ये संस्करण करना। संस्करण का, ये संस्कारम का जो मतलब क्या है, एक गुण को दूसरे गुण बनाना, ये है संस्कार का मतलब। तो एक बाह्य द्रव्य का जो गुण है उसको शरीर धातु को अनियोज्य बनाना जैसे एक गुण या हित करने वाले गुण जैसा बना दे, यह अग्नि का एक धर्म है। और बुधाग्नि ये इसका जिम्मेदारी है। और जो नियम का अनुसार, विधि का अनुसार जो आहार नहीं खाता तो वहाँ अग्नि का वैषम्य हो जाता है और बुधाग्नि का कर्म को हानि संभव हो जाता है। और उस कारण के शरीर खुद उसको बाह्य द्रव्य को बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, या कुछ सिम्टम्स शरीर बनाने का प्रेरित करते हैं। ये सारा एक तरह का एलर्जी ही आपको बता सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो चीज़ जो दोष को उल्क्लेशन करने के बाद दोष हरण नहीं करते हैं तो उसको सिंपली हम विरुद्ध बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। और
इस तरह का चीज़ है। जो आहार है विरुद्धाशनम जो विष का जैसा काम करता है, आशुकारी हो जाता है, कभी भी कभी चिरकारी भी हो जाए। इस तरह का 18 तरह का विरुद्धासन के बारे में आयुर्वेद बताते हैं। देश विरुद्ध मतलब जो वाधा प्रधान जगह जो जंगल देश में रूक्ष तीक्ष्ण जैसा उष्ण वीर्य औषध आहार लेना, यह कफ प्रधान अनुभव देश में स्निग्ध शीघ्र जैसा शीत वीर्य आहार लेना, ये सारा वो एक देश विरुद्ध है। काल विरुद्ध मतलब शीत काल में शीत रूक्षादि गुण युक्त का आहरण करना। इस तरह का उष्ण काल में कटु तीक्ष्णादि आहार का लेना है, वो काल विरुद्ध है। जैसा अभी पाइनएप्पल मिलने का समय है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है और पाइनएप्पल लाते हैं, तो वो पहले भी हमने एक बार बताया, उष्ण समय में कटु तीक्ष्ण आदि को शीलन करना। अग्नि विरुद्ध मतलब भूख नहीं है उस समय गुरु आहार का भोजन करना, और बहुत ज़्यादा भूख लगते उस समय बहुत लघु भोजन करना, वो दोनों अग्नि विरुद्ध है। मात्रा विरुद्ध एक इक्वल मात्रा में जो लेंगे तो हानि जैसा होने वो चीज़ें हम उसको इक्वल रेशियो में लेके, जैसा घी और शहद, वो विष तुल्य या विष जैसा एक विकार शरीर में मिला सकता है। सात्म्य विरुद्ध मतलब स्पाइसी और उष्णवीर आहार जो खाने वाला जो एक जो सात्म्य हुआ एक शरीर को आप मधुर रस प्रदान और शीत वीर्य प्रदान देंगे तो भी वो सात्म्य विरुद्ध है। उल्टा होता तो भी वो सात्म्य विरुद्ध है। दोष विरुद्ध मतलब दोष प्रधान जो अगर एक पित्त प्रकृति है और पित्त प्रकृति है तो उसी दोष का गुण के साथ का जो आहार लेंगे तो वो दोष विरुद्ध। पित्त प्रकृति वाला बहुत ज़्यादा कड़ू अम्ल चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो वो भी वो दोष विरुद्ध होते हैं। कफ प्रकृति वाला ज़्यादा स्वाद जो मधुर रस प्रधान लेंगे तो वो भी दोष विरुद्ध है। वादा प्रकृति शरीर को ज़्यादा रूक्ष चीज़ें ज़्यादा लेते वो भी दोष विरुद्ध है। संस्कार विरुद्ध जो संस्कार विधि जो होते हैं उसका विपरीत आहार का पाग या आहार पका के खाएंगे तो भी वो संस्कार विरुद्ध है। इसके बारे में हमने एक बार बताया था, जो 5-6 तरह का जो उसका आहार पाग पकाने का विधि और उसका क्या क्या फ़ायदा है हमने पहले एक बार एक ऑडियो में बताया था, इसलिए उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। वीर्य विरुद्ध उष्ण वीर्य द्रव्य और शीत वीर्य द्रव्य ये एक ही समय का उपयोग करना, ये वीर्य विरुद्ध है। कोष्ठ विरुद्ध मतलब जो क्रूर कोष्ठ है वो एक मंद वीर्य और मात्रा में जो कम होने से उसे जो विरेचन औषध उसको देंगे, और मृदु कोष्ठ को पाचन करने के लिए जो ज़्यादा दिक्कत वाला और बहुत ज़्यादा मात्रा में विरेचन औषध देंगे, तो दोनों कोष्ठ विरुद्ध होते हैं। अवस्था विरुद्ध मतलब अधिमैथुन व्यायाम इस तरह का इसमें जो होने वाला एक इंसान को वादा को और कोपित करने वाला आहार और निद्रा आदि की ज़्यादा निद्रा होने के कारण या लेज़ी इस तरह का वो जो लेज़ी होना रुचि होने वाला इस तरह का लोगों को कफ कोबन आहार कुड़का इस तरह का जैसा जो भी है वो सारा अवस्था विरुद्ध होता है। क्रम विरुद्ध मतलब मलमूत्र वे को धारण करके समय या भूख न होते उस समय या बहुत ज़्यादा भूख समय उस समय भी आहार लेना वो भी क्रम विरुद्ध है। परिहार विरुद्ध मतलब जो जिस चीज़ को छोड़ने के लिए विधि बताया नियम बताया है उस चीज़ को आप पालन न करते हुए आप खाना एग्जाम्पल जो उष्णवीर्य सुअर की जो मांस है वो खाने के बाद फिर आप गरम खाना और खाएंगे तो भी वो हानिकार है। इस तरह का उपचार विरुद्ध, पाग विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, हृद विरुद्ध मतलब जो आपको मन को जो पसंद नहीं वो चीज़ खाना, सब मतलब संपद विरुद्ध, विधि विरुद्ध, इस तरह का 18 तरह का अलग अलग तरह का बताया गया है। और साथ में ये भी बताएंगे ये सारा विरुद्ध आहार अगर कोई खाते भी है, अगर वो इंसान अगर रेगुलर रूटीन में व्यायाम करने वाला है, अभ्यंग आदि
जो रोज़ करते हैं, दिनचर्या करते हैं, तो इस तरह का करने, और अग्नि दीप्ति भी है, और उनका काल मतलब यौवन या एज सहज या कालज या युक्तिकृत का बल है, और जो भी लेते हैं इस तरह का विरुद्ध, अगर वो कम मात्रा में लेते हैं तो भी उनको उपद्रव नहीं होंगे। तो वो ये सारा करने के बाद भी अगर ये भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। और विरुद्ध आहार लेने समय विसर्प, कुष्ठ, शौफ, विस्फोटम, शुत्रम, इस तरह का त्वक विकार, और आत्मानम, अम्लपित्तम, ग्रहणी, उदरम, इस तरह का अग्न्याश्रित व्याधि, और मूर्छा, मदम, उन्माद, इस तरह का मानसिक विकार, पांडु ज्वर, पीनस जैसा सामान्य रोग भी होने के लिए विरुद्ध आहार ही काफ़ी है। एक समय में जो खाना खाए और वो पाचन होने से पहले दूसरा खाना खाएं, उसको हम अत्यशन बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा पचने के लिए समय देर लगने वाला खाना खाने हैं, उसको अजीर्णाशन बोलते हैं। और जो हमको मन से जो पसंद नहीं है, ऐसा जगह पे या ऐसा लोगों के साथ बैठ के जो हमारा मन पसंद नहीं है ऐसा खाना खाने, तो संकीर्णाशन बोलते हैं। जो आपका पाचन के मुताबिक उससे कम या उससे ज़्यादा आप लेंगे तो उसको अमात्राशन बोलते हैं। पत्यावत्य के एक ही समय में यूज करके लेने के लिए समशन करते हैं। और आहार काल का पहले या बाद में खाना खाने के लिए विषम आसन बोलते हैं। इसमें जो विरुद्ध आसन और अध्यशन, अजीर्णाशन, ये सब विषतुल्य लक्षण को बनाते हैं, आयुर्वेद बताते हैं ऐसा। किसी भी प्रकार का आहार एलर्जी को बना सकते हैं। मॉडर्न का मुताबिक दूध, एग, गेहूँ, सुराना, कुछ दालें, फिशेस, ये सब नॉर्मली एलर्जी को क्रिएट करते हैं, एलर्जन बनते हैं। और इसका जो विकार बताते हैं कि नोसिया, चर्दी, अतिसार, स्टोमक पेन, पीनस, त्वक रोग, शीत पित्त जैसा है। ये मॉडर्न का मुताबिक ऐसा बताते हैं, यूट्रिकारिया वगैरह। आयुर्वेद के मुताबिक दूध जैसा द्रव्य जो आजन्म साथ में होते हुए भी कुछ लोगों को एलर्जी होने के कारण आयुर्वेद ही बताता है। जो शरीर प्रकृति का विचिंतन यहाँ पे बहुत आयुर्वेद का मुताबिक बहुत प्रसक्ति है, क्योंकि एक बहुपित्त मृदु कोष्ठ को दूध भी विरेचन कर सकते हैं, ये आयुर्वेद खुद बताते हैं। और आप थोड़ा सा गैर से देखे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो पित्त प्रकृति लोगों को में सबसे ज़्यादा एलर्जी देखने को मिलते हैं। और एलर्जी के साथ और हम कोरिलेट करने वाले एक चीज विकार है आम प्रदोष। अधिमात्रा का जो आहार है वो आम प्रदोष का बनाने का मुख्य कारण वो अधिमात्रा का आहार है। और गुरु, रूक्ष, शीत, शुष्क गुण जैसा या विष्टम्बी विदाही जैसा कर्म को बनाने वाला आहार, और शोकम, क्रोधम, भयम जैसा मानसिक विकार में होते हुए खाना खाना, ये भी आम प्रदोष जन को बना सकते हैं। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो खाए हुए जो खाना दहन नहीं हुआ, जो पचा नहीं है, और उसको हम आम बोलते हैं नॉर्मली, और उसको जो उपद्रव को हम आम प्रदोष बोलते हैं। लेकिन इसमें जो आम प्रदोष आलसकम, विषुजी का इस तरह का दो प्रकार की बताते हैं। जो खाना बिना पचे हुए जो खाना है वो शरीर में अंदर वो बैठ के जो उपद्रव बनाते हैं उसको आलसक बोलते हैं। और जो अनुबंध लक्षण के साथ जो बिना पचे हुए खाना को शरीर खुद ही बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे चर्त्या दिसार जैसा द्वारा, या इसके लिए हम विषुजी का नाम बताते हैं, है ना। और अलसक और विषुजी का दोनों में नॉर्मली अब्डोमिनल पेन, हेवीनेस, स्तंभन, गिडिनेस, पार्श्व कृष्टा कड़ी जैसा जहाँ पे खिंचाव या दर्द, और तृष्णा और वादादि का लक्षण जैसा फीवर और बर्निंग पैरास्थीशिया, मूर्छा और इस तरह का पित्तादि के लक्षण, और अरुचि, दह, इंडाइजेशन, गुरुत्व जैसा कफादि के लक्षण भी दिखाते हैं। और विषुजिका में पित्ताधिक का कारण अतिसार और कफाधिक कारण के चर्दी भी प्रत्यात्मा लक्षण
जैसा दिखाई देते हैं। एलर्जी का चिकित्सा में अग्नि, बलम, सात्म्यम, प्रकृति, कोष्ठम, आहार उपयोगम, इसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ते हैं। विकार प्रशमनम, अनुल्पत्तिकरत्वम, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो शोधन, शमनम, निदान, परिवर्तन, इस तरह के 3 तरह का हम उसको चिकित्सा कर सकते हैं। और सामान्य एलर्जी कफ पित्त दोष प्रधान विकार को ज़्यादातर बनाते हैं और इस कारण उसका जो दोष को जो बाहर निकालने के लिए वमन विरेजन शोधन चिकित्सा ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन होगा। और जो बहुदोष को पाचन अनुलोम रूप में औषध आहार के साथ हेतु विपरीत का चिकित्सा करने के बाद दीबन और बल्य द्रव्य के साथ उसको उपचार करना है। और दोषाधिक कंपैरेटिवली कम है तो पाचन औषध से उसको शमन चिकित्सा कर सकते हैं। और शोधन के लिए विरेजन औषध जैसे अभिबत्ती चूर्ण यूज़ कर सकते हैं। शमन प्रयोग के लिए हिंगुवच आदि बिल्वादि जैसा ले सकते हैं। और अनुल्पत्तिकरक के लिए इंदुकांत घृतम, सुकुमार घृतम, महातिक्त घृतम जैसा और शंख भस्मम, अन्नभेदी सुंदरम जैसा भी दे सकते हैं। निदान परिवर्जन के लिए किस द्रव्य से उसको एलर्जी है वो देख के उसको निदान परिवर्जन के लिए बता सकते हैं। और आहार विधि में उसको और विरुद्ध आहार में ये सारा ध्यान रखने के लिए पेशेंट को बढ़ाएंगे। और ये सब करने के बाद बार बार ना आने का कार्य करने के लिए उसको वादिक स्वामित्व शक्ति और बल बढ़ाने के लिए रसायन प्रयोग भी हम करना है। यह है एलर्जी के लिए एक सामान्य हम करने के लिए। और इसमें हरिद्रा अगंड चूर्ण जो शीत पित्त में यूज़ करने वाला सारा द्रव्य, मंदाग्नि में यूज़ करने वाला सारा द्रव्य भी यहाँ पे इफ़ेक्टिव है। और वो हमने अवस्था और क्या प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से उसको ये सारा एनालाइज करके हम दवाई देंगे तो किसी भी प्रकार का एलर्जी बहुत आसानी से हमारे हाथ में आएंगे। धन्यवाद।